अस्सलाम एवरीवन, वेलकम बैक। आज बात करेंगे बेसिक अकाउंटिंग पे। अपने अकाउंटिंग की किसी भी टूल का कोर्स स्टार्ट करने से पहले मैंने सोचा कि ये बेहतर है कि पहले बेसिक सी बात हो, बेसिक अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स पे थोड़ी सी बात हो। डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है, एडजस्टिंग एंट्रीज कैसे करते हैं, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बैक में काम कैसे करता है। अगर आपके पास वो नॉलेज होगी तो आई एम श्योर कि आपका जर्नी फ्रीलांसिंग का टू मैनेज बुक कीपिंग और उसकी अंडरस्टैंडिंग, क्लाइंट से डीलिंग, इट विल मेक योर जर्नी ईजियर। स्टार्ट करेंगे बेसिक से सवाल से कि अकाउंटिंग और बिज़नेस का ताल्लुक़ क्या है। तो जैसे मैंने पहले कहा, आज की दुनिया में इट्स नॉट पॉसिबल कि कोई भी छोटे से छोटा बिज़नेस हो या बड़े से बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी हो, वो अकाउंटिंग के बगैर काम करती हो। उसी की बेसिस पे वो सारे डिसीजन लेते हैं, सारी डिसीजन मेकिंग, प्राइस क्या रखनी है, कैश फ्लो कैसे रखना है, डिप्रिसिएशन कितनी लेनी है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसमें डिटेल में बात होगी, बट सरसरी तौर से अगर मैं बोलूँ तो आज की दुनिया में सीईओ लेवल पे भी जो अपॉइंटमेंट्स हैं, मेजॉरिटी उसमें अकाउंटिंग बैकग्राउंड के लोग हैं। उसका मकसद ये नहीं कि सिर्फ अकाउंटिंग के लोगों को ही पता है कि बिज़नेस कैसे करना है। बिज़नेस नॉलेज इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मार्केटिंग की नॉलेज होनी चाहिए एक सीईओ के पास। लेकिन अगर उसके पास अकाउंटिंग की नॉलेज नहीं है तो वो काफ़ी लैक कर रहा है अपनी फील्ड में, और वो सही डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकेगा। और इसी कंटिन्यूएशन में बात करें तो स्मॉल बिजनेस फेल होते हैं, मेजॉरिटी इसी वजह से फेल होते हैं। दे डोंट नो कि उनका बिज़नेस अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है, वो एक्सपेंड कर रहे नहीं कर रहे। उन्हें मोर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, खर्चे कम करने हैं, कितने कम करने हैं, प्रॉफिट मार्जिन क्या है। अगर आपको अपने बिज़नेस में एज चाहिए या अपने क्लाइंट के बिज़नेस में एज चाहिए तो प्रॉपर बुक कीपिंग का फोकस होना चाहिए। किसी भी टाइम पे या किसी भी इंटरवल पे, मोस्टली इंटरवल्स डिसाइड होते हैं मंथली बेसिस पे। क्लाइंट आपको फोर्टनाइट बेसिस पे भी मांग सकता है बुक्स, तो यू शुड बी रेडी। आपके पास स्केड्यूल होना चाहिए कि आपको एंट्रीज कब पोस्ट करनी सिस्टम में, रिपोर्ट्स कब जनरेट करनी है, कट ऑफ डेट क्या रखनी है। कट ऑफ डेट की बात की जाए तो पहले अकाउंटिंग ईयर की बात कर लेते हैं। फाइनेंशियल ईयर आपको पता है जनवरी टू दिसंबर होता है। इसी को अगर हम करें, बार बात करते हैं। गुड है, गुड है, गुड है, गुड है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज थोड़ी सी बात करेंगे बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पे। थोड़े से बिल्कुल से एलिमेंट्री स्टेज के कॉन्सेप्ट्स हैं। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो वेल वर्स होंगे इन कॉन्सेप्ट से, बट जस्ट बेयर विद मी। आई एम जस्ट मेकिंग श्योर कि आप लोग सारे एक ही स्टेज पे हैं जब हम ये सफ़र स्टार्ट कर रहे हैं अपना अकाउंटिंग टूल का। ज़ीरो अकाउंटिंग हो, क्विक बुक्स हो, अगर आपको बेसिक्स पता है तो आप कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन को लेमन लैंग्वेज में डिस्कस करके उसका इजी सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं। तो स्टार्ट लेंगे बिल्कुल एलिमेंट्री स्टेज से, जैसे मैंने कहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप और थोड़े से प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ इसको कंक्लूड करेंगे आज के डिस्कशन को। बात करते हैं अकाउंटिंग की और बिज़नेस की, तो उनका रिश्ता नाता ऐसा है कि आज के दौर में बिज़नेस और फाइनेंस में अगर मैं बोलूँ तो अकाउंटिंग की नॉलेज इस्तेमाल होती है। सीईओ लेवल पे भी जो अपॉइंटमेंट्स हैं, मेजॉरिटी अपॉइंटमेंट्स उन लोगों की हैं जो अकाउंटिंग बैकग्राउंड से आए हुए हैं। उसका रीज़न है क्योंकि अगर आप मार्केटिंग से वेल वर्स हैं, आपको बिज़नेस नॉलेज है, नो डाउट दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एज वेल। लेकिन अगर आपको अकाउंटिंग की नॉलेज नहीं है तो आप डिसीजन मेकिंग प्रॉपर नहीं ले सकते। आपको पता ही नहीं कि ये जो प्रोजेक्ट आप स्टार्ट करने जा रहे हैं ये प्रॉफिटेबल है या प्रॉफिटेबल नहीं है। क्या आपको इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न सही आ रहा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या आ रहा है, रिटर्न ऑन कैपिटल क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है। ये सारे आपको एलिमेंट्स पता होंगे तो सीईओ लेवल पे आप उसका अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। अब अगर हम फोकस करें अपनी टारगेट मार्केट में, स्मॉल टू मीडियम साइज़ एंटिटी में, अगर कोई स्मॉल साइज़ एंटिटी है और वो फेल कर रही है तो उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है और मेजर रीज़न हो सकता है कि उसे मालूम ही ना हो कि उसके बिज़नेस की स्टैंडिंग क्या है। कि वो सेल्स अच्छी कर रहा है, एक्सपेंसेस कर रहा है, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन नहीं बच रहा, डी एंड पे वो ग्रोइंग नहीं कर पा रहा क्योंकि रोलिंग में पैसा इतना फंसा हुआ है, ही इज़ नॉट श्योर कि उसका बिज़नेस ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा। इस सब सवालों के जवाब उसे तब मिलेंगे जब वो एक अकाउंटेंट को रखेगा, अपनी बुक्स मेंटेन करेगा और बुक्स की बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रीड करेगा। या किसी फाइनेंशियल कंसल्टेंट के पास जाके वो रीड करवा ले और उसकी बेसिस पे डिसीजन ले ले कि बॉस ये डिसीजन लेना है व्हाट्सएवर। अच्छा, अब आपको अगर एज चाहिए अपने क्लाइंट की बुक कीपिंग पे तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि कट ऑफ डेट क्या है। आपको कोई कट ऑफ डेट सेट करनी पड़ेगी। यूजली बिजनेस में कट ऑफ डेट हम रिपोर्टिंग जो कर रहे होते हैं मंथली बेसिस पे कर रहे होते हैं। लेट्स से
अभी जून का एंड आया है, जुलाई स्टार्ट हुआ है, जुलाई का एंड होगा 31 जुलाई को। देन 1 अगस्त से हम अकाउंट्स को क्लोज़ करेंगे, जुलाई के अकाउंट्स को। 2-4 दिन लगेंगे सारी एंट्रीज़ को पुट होने में। 10 अगस्त को हम रिपोर्टिंग दे देंगे, अपने मंथली रिपोर्टिंग। ये मैं आपको ऐसी जनरल लेमन लैंग्वेज बता रहा हूँ जो आजकल फाइनेंस में चलता है। 10 अगस्त को हमें पता लगेगा कि हमारा जुलाई का मंथ कैसे गया। बट हो सकता है क्लाइंट आपसे ईयरली मांगे, हाफ ईयरली मांगे, और फोर्टनाइट पे भी मांग सकता है। इट्स कम्प्लीटली ऑन द क्लाइंट। तो यू शुड बी रेडी। उसी तरह आपकी टाइम स्केजुलिंग होनी चाहिए कि आपकी एंट्रीज़ कब पोस्ट होनी है, आपको रिपोर्ट्स कब जनरेट करनी है, आपको अपना पीरियड कब क्लोज करना है। कट ऑफ डेट की बात करें तो इस पूरे कोर्स में कैलेंडर ईयर इज़ फ्रॉम दिसंबर, जनवरी टू दिसंबर, और इसी तरह फाइनेंशियल ईयर को भी हम कंसिडर करेंगे। 1 जनवरी से फाइनेंशियल स्टार्ट हो रहा है और 31 दिसंबर को फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है। फॉर द सेक ऑफ होल डिस्कशन, हमारा जो अकाउंटिंग पीरियड है, फाइनेंस का पीरियड है, दैट इज़ 1 जनवरी टिल 31 दिसंबर। अब थोड़ी सी बात की जाए कि हम अकाउंट फॉर क्या करते हैं। अकाउंटेंट्स हैं, हम किस किस चीज़ को अकाउंट फॉर करते हैं। लेट से मेरा बिज़नेस है, मैं बिज़नेस में अपनी 2 गाड़ियाँ लेके आया डिलीवरी के लिए। क्या मैं उसे बुक कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं कर सकता। 2 गाड़ियों की जब तक मेरे पास वैल्यू ना हो, मैं अगर इसी सेंटेंस को रीफ्रेस करूँ कि मैं 2 गाड़ियाँ अपनी पर्सनल बिजनेस में लेके आया अराउंड $50,000 की, नाउ आई कैन अकाउंट दैम। तो जो मेजर है अकाउंटिंग में, जो मेजरमेंट का टूल है, जो मेजरमेंट का डिवाइस है, दैट इज़ ओनली मॉनेटरी वैल्यू। अगर मैं कहता हूँ कि मैंने अपने ऑफिस दिया अपने बिज़नेस को, बट ऑफिस की मॉनेटरी वैल्यू मुझे लगानी पड़ेगी, चाहे वो कॉस्ट पे हो, चाहे वो फेयर मार्केट वैल्यू पे हो, दैट इज़ अ सेपरेट डिस्कशन। लेकिन कहने का मकसद ये है कि कोई भी वैल्यू उससे अटैच होगी तो आप उसको अकाउंट फॉर कर सकते हैं, और फिर वो अकाउंटिंग की दुनिया में एंटर हो सकती है ट्रांजेक्शन। तो फॉर द जेस्ट ऑफ इट, एवरीथिंग विच हैज़ वैल्यू शुड बी अकाउंटेड फॉर। फिर अगेन डिस्कशन हो रहा है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, इसे पर्सन से मत रिलेट करिएगा। हम सारे डिस्कशन में सिर्फ बिज़नेस को फोकस करेंगे, बिज़नेस के एक्सपेंसेस, बिज़नेस की एक्टिविटीज़ को। अगर हम बात करें ब्रीफली सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, ये बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, सारी एंट्रीज़ के बाद हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा? जो प्रोडक्ट मिलेगा वो हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिलेंगी। मोटी मोटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 5 हैं, उसमें से हम 2 पे फोकस करेंगे। अगर मैं आपको स्टार्ट में गुड न्यूज़ दूं तो ना आपको बैलेंस शीट बनानी है, ना आपको प्रॉफिट लॉस बनाना है, ना आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है, ना आपको चेंजेस इन इक्विटी बनानी है। बट आपको नॉलेज ज़रूरी है। कोई भी एंट्री आप पोस्ट करेंगे, यू शुड नो कि ये एंट्री बैलेंस शीट में जाएगी, इसका कौन सा लेग पीएनएल में जाएगा, पीएनएल में कैसे हिट करेगा, कैसे रिफ्लेक्ट होगा। देन यू विल बी एबल टू मेक अ डिसीजन, इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएंगे। कमिंग बैक टू डिस्कशन, बैलेंस शीट पे बात करें, फेमस फेज है एज एट होती है बैलेंस शीट। एज एट का मतलब क्या है? बैलेंस शीट आपके बिज़नेस का स्नैपशॉट होता है। वो आपको बता रहा होता है कि आपके पास असासे कितने हैं, यानी एसेट कितने हैं, आपके ऊपर लाइबिलिटी कितनी है, यानी आपने लोगों के पैसे कितने देने हैं, आपने कितनी इन्वेस्टमेंट की थी। एज्यूम करते हैं मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया, ईयर 1 की बैलेंस शीट ली। ईयर 1 की बैलेंस शीट मुझे शो कर रही है कि बॉटम लाइन में मेरे पास $1,00,000 है। सब्सिक्वेंट ईयर में बैलेंस शीट की फुटिंग मुझे शो कर रही है कि मेरे पास $80,000 है। दैट मीन्स कि $20,000 से मेरा बिजनेस श्रिंक कर रहा है। उसे नेक्स्ट ईयर में मेरा बिजनेस चला था $250,000 पे। दैट मीन्स कि मेरा बिजनेस ग्रो करना शुरू हो गया। इस सब पे तफसीली बात होगी, लेकिन जस्ट फॉर ब्रीफ व्यू मैं आपको बताता चलूँ कि बैलेंस शीट एज एट भी होता है। आपको आज की तारीख में आपका बिज़नेस कहाँ खड़ा है वो नॉलेज आपको देता है। इसी तरह अगर हम बात करें इनकम स्टेटमेंट की, तो इनकम स्टेटमेंट इज़ अ बिट डिफरेंट फ्रॉम बैलेंस शीट। इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम जिसको कहा जाता है, वो फॉर द पीरियड होती है। दैट इज़ ओनली फॉर द पीरियड। फॉर द पीरियड का मतलब कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक के एक पीरियड के लिए ये स्टेटमेंट होती है। ये स्टेटमेंट कैरिड फॉरवर्ड नहीं होगी। अगर आप कोई पीएनएल देख रहे हैं तो वो 1 साल का, 6 महीने का, 1 महीने का पीएनएल होगा। उस पीएनएल की बेसिस पे सिर्फ आप ये जज कर सकते हैं कि ये 1 महीना, 6 महीने या 1 साल कैसा गुजरा बिजनेस का। उस पीएनएल में आप देख सकते हैं कि आपका रेवेन्यू क्या हुआ, एक्सपेंसेस क्या आए, टैक्स कितना लगा, इंटरेस्ट कितने लगा, इंटरेस्ट की इनकम कितनी हुई। बहुत सारी चीज़ें हैं, इस पर सब पे बात होगी। फिर हम बात करेंगे चेंजेस इन इक्विटी की, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। इसमें ओनर्स इक्विटी आती है, यानी आप इन्वेस्टमेंट लाए, लेट से $100,000 लाए, $100,000 से आपने बिजनेस स्टार्ट किया, तो वो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट में फिर आप वो प्रॉफिट का जो मार्जिन आएगा, प्रॉफिट और लॉस वट एवर, वो जाके इनकॉर्पोरेट होगा या एडिशनल इन्वेस्टमेंट होगी या आपने कोई डिविडेंड लिया होगा।
एक बहुत छोटी सी स्टेटमेंट है, आसान है बट वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हम बात करेंगे स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो की। कैश फ्लो में दरअसल अकाउंटिंग में आज के दौर में हम कन्वेंशनल अकाउंटिंग में कुछ चीज़ें ऐसे लेती हैं P&L में जो कैश बेसिस नहीं होती। जैसे कि अगर मैं डेप्रिसिएशन की बात करूँ, अमोर्टाइजेशन की बात करूँ, या फेयर वैल्यू वैल्यूएशन की बात करूँ, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कैश बेसिस पे नहीं है, जहाँ पे कैश का रद्दो बदल नहीं हो रहा, सिर्फ एस्टिमेट की बेसिस पे आप एक चीज़ बुक करें। उन सब को अगर आप निकाल दें और आप नेट नेट देखें कि आपने लेट से 100,000 से बिज़नेस स्टार्ट किया था और आज आपका कैश बैलेंस 50,000 है, तो आपके पैसे कहाँ लगे? तो कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको बताएगा कि आपके पैसे कहाँ लगे। नोट्स टू द अकाउंट, बैलेंस शीट में एक लाइन आइटम आ रहा होता है बॉस के, कैश आपके पास लेट से $50,000 पड़ा हुआ है। अब वो $50,000 कितने, 5 अकाउंट में, 6 अकाउंट में, 10 अकाउंट में? तो अगर आपको उसको रेफ़र करना है तो नोट्स टू द अकाउंट में जाके देख लें। जैसे लेट से रेफ़र कर दिया आपने, कैश आपका नोट 5 में है, 5 में जाके देखें कि कितने अकाउंट हैं वहाँ पे। सो दिस इज़ अ वेरी सिंपल थिंग। बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात पे पहले बात करेंगे। अगर आपको ये 5 टर्म्स पता हैं अकाउंटिंग की जो अभी मैं आपसे डिस्कस करूँगा, विच इज़ एसेट, लाइबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस एंड ओनर्स इक्विटी। अगर आपको ये 5 का यूनिवर्स समझ आता है और आपको समझ आता है किस ट्रांजैक्शन को कहाँ क्लासिफाई करना है, अकाउंटिंग इज पीस ऑफ केक। इसी तरह अगर आपको पता लग जाए कि क्लासिफिकेशन के बाद उसको एंट्री को पोस्ट कैसे करना है, किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, इस सब पे डिस्कशन करेंगे। थोड़ा सा क्विक डिस्कशन होगा। आई एम श्योर यू गाइज आर वेल वर्स, क्योंकि आई एम श्योर अकाउंटिंग और फाइनेंस से रिलेटेड लोग ही ये देख रहे हैं, बट इट्स बेटर कि हम इस पे पहले बात करें, देन वी मूव ऑन टू द कॉम्प्लेक्स थिंग्स। तो एसेट की बात करें तो एसेट हमारा मतलब यानी किसी भी बिज़नेस का असासा। अगर आपने गाड़ी खरीदी वो एसेट है, अगर आपने कोई लैंड खरीदा वो एसेट है, कोई प्लांट लगाया आपने वो एसेट है, अगर आपके पास कैश पड़ा है दैट्स एसेट, अगर रिसीवेबल है एसेट है। इस तरह की अगर मैं मिसाल लूँ, कोई इंटेंजिबल एसेट्स है। इंटेंजिबल वो चीज़ होती है बॉस जो फिजिकल फॉर्म में नहीं होती। अगर मैंने कोई सॉफ्टवेयर ख़रीदा अपने बिज़नेस के लिए, दैट इज़ इंटेंजिबल एसेट। अब उसको मैं इंटेंजिबल एसेट को, कोई कॉपीराइट है, कोई ट्रेडमार्क है, उसे आप इंटेंजिबल एसेट क्लासीफाई करते हैं। ये बैलेंस शीट आइटम है। आगे बढ़े तो हम बात करेंगे लाइबिलिटीज़ की। देन अगेन दिस इज़ अ बैलेंस शीट आइटम। लाइबिलिटी यानी आपके ऊपर जिम्मेदारियां या कर्ज कितना है, लाइबिलिटी कितनी है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। मोटी मोटी बात करें तो फिक्स एसेट भी, एसेट्स भी 2 कैटेगरीज में होते हैं, करंट एसेट और नॉन करंट एसेट में। करंट एसेट्स की बात की जाए तो करंट एसेट वो एसेट्स हैं जो अगले 12 महीने में यूटिलाइज हो सकते हैं, और नॉन करंट वो एसेट्स हैं जो अगले 12 महीने से ज़्यादा के अरसे में यूटिलाइजेशन आप देख रहे हैं। जैसे अगर कैश की बात की जाए तो कैश आप अगले 12 महीने में उसका कुछ पोर्शन यूज़ करेंगे, या अकाउंट रिसीवेबल है आपका, क्रेडिट टर्म 3 महीने 6 महीने का है, तो उसको आप करंट अकाउंट में, करंट एसेट में क्लासीफाई करेंगे। फिक्स एसेट में अगर आपने लैंड लेके रखा हुआ है, आई एम श्योर कि आप खुद एज्यूम नहीं करेंगे कि वो लैंड 12 महीने के अंदर आपको डिस्पोज ऑफ करना है। अगर 12 महीने के अंदर कोई चीज़ डिस्पोज करनी है तो वो करंट एसेट में क्लासीफाई होगी। मूविंग ऑन टू लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ में भी इसी तरह 2 तरह की कैटेगरीज हैं, वन इज़ करंट लाइबिलिटी एंड वन इज़ नॉन करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी भी देन अगेन 12 महीने के अंदर जो आपके बिजनेस के ऊपर लाइबिलिटी है, दैट इज़ करंट लाइबिलिटी, और जो 12 महीने से ज़्यादा है वो नॉन करंट लाइबिलिटी है। करंट लाइबिलिटी में अकाउंट पेबल्स हो सकते हैं। अगर आपको कोई लोन की, लॉन्ग टर्म लोन की शॉर्ट टर्म पेमेंट देनी है तो वो भी करंट लाइबिलिटी में आएगी। अगर आपने नॉन करंट में कोई लोन लिया हुआ है लेट से बैंक से, वो आपको दिखाना है। फिर आपको अर्न रेवेन्यू है वो नॉन करंट में आ सकता है। इसी तरह लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स हैं, या शॉर्ट टर्म की बात की जाए तो टी बिल्स हैं, 3 महीने 6 महीने के टी बिल्स होते हैं, ट्रेजरी बिल्स, उनको आप क्लासीफाई कर सकते हैं। अगर आपको बेसिक से अंडरस्टैंडिंग हो जाए इन टर्म्स की तो वी कैन मूव ऑन वेरी क्विकली टू द एडवांस स्टफ। फिर मैं आपको सॉफ्टवेयर में थ्रू करूँगा, फिर इसके ऊपर बेसिक सी नॉलेज को हम अगेन एंड अगेन रेफर करते रहेंगे। वाई एसेट, वाई लाइबिलिटी, वाई इनकम एक्सपेंस, वाई इक्विटी, इसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, ट्रांजैक्शन टू ट्रांजैक्शन वाइज इस डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे। कमिंग बैक टू द टॉपिक, हमने एसेट की बात की, हमने लाइबिलिटी की बात की, अब हम बात करेंगे इनकम की, एक्सपेंस की और इक्विटी की। इनकम को अगर देखा जाए तो इनकम जैसे नाम से जाहिर है, इनकम या रेवेन्यू आपका, कमाई आपकी, आपकी सेल कितनी हुई, आपने बिज़नेस किया, आपने प्रोडक्ट बेचा या आपने सर्विस बेची, वो आपका रेवेन्यू है ग्रॉस वैल्यू पे। उसमें से फिर आप कॉस्ट माइनस करें, फिर एक्सपेंसेस माइनस करें, देन यू अराइव एट प्रॉफिट। तो कभी भी रेवेन्यू और प्रॉफिट को मिक्स मत कीजिएगा प्लीज़। इसी तरह एक्सपेंस की बात की जाए तो एक्सपेंसेस वो हैं जो आपको रेवेन्यू ड्राइव करने के लिए आपने बिजनेस एक्सपेंस किए, यानी मैंने सेल करने के लिए कोई प्रोडक्ट ख़रीदा तो कॉस्ट ऑफ गुड्स में आ गया। कॉस्ट ऑफ गुड्स करने के लिए मैंने एम्प्लॉय स्टाफ रखा, उसकी सैलरी मेरी एक्सपेंसेस में आ गई।
मैंने ऑफिस में बिजली इस्तेमाल की, गैस इस्तेमाल की, फ़ोन इंटरनेट इस्तेमाल किया, ये सब चीज़ें मैंने बिज़नेस के पर्पज़ के लिए इस्तेमाल की, इसके इस्तेमाल से ही मेरा रेवेन्यू जनरेट हुआ। तो इस सारे बिजनेस एक्सपेंस को हम P&L में एक्सपेंस कैटेगरी में क्लासिफाई करेंगे। इनकम भी P&L आइटम है, एक्सपेंस भी P&L आइटम है, इनका कोई बैलेंस शीट से ताल्लुक़ नहीं है। तो हम एज एट नहीं, फॉर द पीरियड की बात कर रहे हैं। इनकम भी फॉर द पीरियड की बात करेंगे और रेवेन्यू भी फॉर द पीरियड की बात करेंगे। ओनर्स इक्विटी की बात की जाए, जैसे मैंने पहले कहा, ओनर्स इक्विटी में ये है, लेट से आप $100,000 लेके अपने बिजनेस में आपने $100,000 इन्वेस्ट किए, तो आपकी ओनर्स इक्विटी इज़ $100,000। कुछ बातों से वो आपकी इक्विटी बढ़ती है, कुछ बातों से वो इक्विटी कम होती है। अगर आप कोई नई इन्वेस्टमेंट लेके आए तो वो इक्विटी बढ़ जाएगी। अगर आपने कोई प्रॉफिट अर्न किया, लेट से ईयर एंड पे आपने फर्स्ट ईयर में 20,000 का प्रॉफिट अर्न किया, तो अब आपकी इक्विटी $120,000 हो गई। इसी तरह इक्विटी कम कैसे होगी, अगर आपने कोई लॉस इनकर किया, तो अगर आपने लॉस इनकर किया बॉस, तो फिर वो इक्विटी से माइनस होगा। लॉस आएगा कहाँ से? इनकम स्टेटमेंट से। जाएगा कहाँ पे? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा? इक्विटी में, ओनर्स इक्विटी में। दोबारा डिस्कस करते हैं। ओनर्स इक्विटी में आपको लॉस कैसे आएगा? लॉस आपका बैलेंस शीट में कहाँ क्लासिफाई होगा? बैलेंस शीट के 3 पार्ट हैं, एक एसेट है, एक लायबिलिटी है और एक ओनर्स इक्विटी है। इस पे थोड़ी सी डिटेल में बात होगी आगे, जस्ट गिविंग यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू बैलेंस शीट। उसमें ओनर्स इक्विटी के पार्ट में जो भी एडिशन होगा वो हमने डिस्कस कर लिया। अब अगर हमारे पास कोई रिडक्शन आ रही है, तो हमने कोई लॉस इनकर किया, लेट से उसी एग्जांपल को लेके चलते हैं, 100,000 इन्वेस्ट किए, 20,000 का लॉस हो गया, 20,000 माइनस हो जाएंगे, अब आपकी ओनर्स इक्विटी इज़ ऑन $80,000। इसी तरह अगर आपने सोचा कि भाई आपको प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, व्हाट्स एवर, यू नीड मनी टू रन योर होम, किचन चलाना है आपको, तो आपने $10,000 और निकाल लिए, $10,000, तो अब आपके पास ओनर्स इक्विटी $70,000। 20,000 का लॉस, 10,000 की ड्राइंग, तो आपकी ओनर्स इक्विटी $70,000। इस सब डिस्कशन पे अगर आप फॉलो कर रहे हैं, तो अब आप रूल ऑफ थंब एक याद रखिएगा, इसको हम बार बार रेफर करेंगे इस रूल ऑफ थंब को। पहली बात, कोई भी ट्रांजैक्शन हो, कोई भी एक्टिविटी हो अकाउंट से रिलेटेड, कोई भी अकाउंट का बैलेंस हो, डेबिट और क्रेडिट हमेशा बैलेंस होना चाहिए। जितना अमाउंट डेबिट में है ₹100, उतना ही ₹100 अमाउंट क्रेडिट में होगा। हर ट्रांजैक्शन में, हर अकाउंटिंग की ट्रांजैक्शन में, हर बिजनेस ट्रांजैक्शन में डेबिट और क्रेडिट बैलेंस होगा। यानी अगर ₹100 आपने किसी अकाउंट में डेबिट किए हैं, तो ₹100 ही किसी और अकाउंट में क्रेडिट कर रहे होंगे। इसी तरह से आपका अकाउंटिंग का यूनिवर्स काम करता है। अच्छा, डेबिट किन चीज़ों को किया जाए और क्रेडिट किन चीज़ों को किया जाए? क्या चीज़ बढ़े तो डेबिट किया जाए, क्या चीज़ घटे तो डेबिट किया जाए? इस पे एक छोटी सी ट्रिक है, अगर आप एक चीज़ को याद रखें तो दूसरी चीज़ आपके पास वैसे ही अवेलेबल है। अगर आपका एसेट बढ़ है, यानी एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपने ₹100 का कुछ ख़रीदा, स्टेशनरी ख़रीदी आपने ₹100 की, तो वो स्टेशनरी से आपका एसेट बढ़ गया, तो स्टेशनरी अकाउंट को आप डेबिट करेंगे। एक्सपेंस आपका बढ़ गया तो एक्सपेंस को आप डेबिट करेंगे। ड्राइंग आपकी बढ़ गई तो ड्राइंग को आप डेबिट करेंगे। ये सिर्फ सिंपल लाइन अगर आप याद रख लें कि डेबिट कब करना है, इनकम बढ़ जाए, सॉरी एसेट बढ़ जाए, एक्सपेंस बढ़ जाए या ड्राइंग बढ़ जाए। इसी तरह क्रेडिट कब बढ़ेगा, यानी हम क्रेडिट किस अकाउंट को करेंगे, क्यों करेंगे, किस चीज़ को बढ़ाने के लिए करेंगे। तो अगर आपकी लायबिलिटी बढ़ जाए तो क्रेडिट है, कैपिटल बढ़ जाए तो क्रेडिट है, या रेवेन्यू बढ़ जाए तो यानी इनकम बढ़ जाए तो क्रेडिट है। अब आप इन सिर्फ 2 लाइनों को याद रखें, तो नीचे वाली जो 2 लाइनें हैं जो आपको बता रही हैं कि डेबिट डिक्रीज़ कब होता है, जब लायबिलिटी होती है, कैपिटल होता है, रेवेन्यू डिक्रीज़ होता है। क्रेडिट कब होता है, जब एसेट डिक्रीज़ होता है, एक्सपेंस डिक्रीज़ होता है और ड्राइंग डिक्रीज़ होती है। डोंट गेट कन्फ्यूज, इस पर हम बात करेंगे आगे, 1-2 एग्जाम्पल लेंगे सिंपल से और इसी रूल ऑफ थंब को रेफ़र करेंगे ताकि ये बात आपको बेहतर तरीके से समझ आ जाए।